हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट का। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं या फिर दीनदयाल विश्वविद्यालय में में खुद कल फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट का वोकेशनल कोर्स का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चों को डाउट था, प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा था, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैंने एक लेक्चर बना के दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसे देख लें तुरंत। और उसके बाद आप इसको सेकंड नंबर पे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर फ्री में मिल जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। करना क्या होगा, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, ऊपर देखेंगे वहाँ पर कैटेगरीज में सेमेस्टर और एंट्रेंस आता है, तो उसको सेमेस्टर एग्जाम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिलेबस वाले ऑप्शन में जाना है। सिलेबस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे ये पीडीएफ, जिसमें पहले वीडियो के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे और इस वीडियो के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिसमें हमने 9 पेज तक पहले करा दिए थे और 10वें पेज के क्वेश्चन पहले नंबर से हमें कराना है, ठीक है। आज चलो हम शुरू करते हैं पार्ट 2 की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट ऑफ मेजरिंग टेप इज और रूलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। देखो, ये प्रश्न ये कहता है सटीक माप लेने के लिए आमतौर पर मापने वाले टेप या शासक का कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है। यहाँ पे रूलर का मतलब शासक ट्रांसलेट हो गया, शासक का मतलब यहाँ पे नहीं होगा, रूलर का मतलब पटरी होगा। यानी कि जब भी आप एक मेजरिंग टेप से नाप रहे होंगे तो आपको किस तरीके से नापें कि कोई भी उसमें कमी ना आए, कोई भी एरर ना आए। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको अपनी किसी भी फैब्रिक को, किसी भी कपड़े को, किसी भी डिज़ाइन को नापना हो, हमेशा उस जगह से नापना शुरू करें जहाँ पे जीरो से शुरू हो एंड। जैसा पहला वो एंड पकड़े जहाँ पर जीरो मार्क हो, क्या हो, जीरो मार्क हो, वहाँ से स्टार्ट करें। अगले, आई होप आपको ये प्रश्न सही से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप सोचेंगे व्हाट्सएप ग्रुप किस बात के लिए? देखो, जैसे कि आपको इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिले थे ना, आपकी हेल्प किसने की? टारगेट गुरुकुल ने ना, तो टारगेट सेमेस्टर ने की ना, तो टारगेट सेमेस्टर का ही वो व्हाट्सएप ग्रुप है। इन केस सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नहीं समझ आता है क्या करना है क्या नहीं करना, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा ऐसी ऐसी वीडियोस आपकी डिमांड पर प्रोवाइड कराता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप अपने मन की बातें वहाँ पर शेयर कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, इन फैशन डिजाइन व्हाट टाइप ऑफ रूलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस एंड कटिंग पैटर्न्स। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत रखता है। ये क्वेश्चन कहता है कि देखो, फैशन डिजाइनिंग में क्या, फैशन डिजाइनिंग में किस टाइप की रूलर्स को, यानी कि पटरियों को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है सीधी लाइन को ड्रॉ करने के लिए और पैटर्न्स को काटने के लिए। कभी आप अगर दर्जी की दुकान पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की पटरियां वहां पर आपको देखने को मिलती है। और जब आप छोटे हुआ करते थे तो कुछ आपको इस प्रकार की भी एक शेप ज्योमेट्री बॉक्स में भी मिलता था, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल नहीं पता रहता था। कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगा और इसको हम टी स्क्वायर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी स्क्वायर शेप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज अ टी स्क्वायर असिस्ट इन फैशन डिजाइनिंग। यानी कि जो टी स्क्वायर शेप है वो किस प्रकार से फैशन डिजाइनिंग में सहायता करता है। तो याद रखना, वो क्या करता है, एक यह लंबवत रेखाएं खींचने के लिए एक सीधी किनारा प्रदान करता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट एड्ज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ताकि आप परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर पाओ और उस कपड़े पे कट लगा पाओ, ठीक है। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट रूलर इन अ फैशन डिजाइनर। यानी कि अगर एक फैशन डिजाइनर है, उसका क्या मुख्य कारण होगा कि वो एक ट्रांसपेरेंट रूलर को इस्तेमाल करे। रूलर बोले तो पटरी, स्केल, जो भी आपने नापने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल इसलिए करेगा क्योंकि वो इट अलाउज फॉर इजी पैटर्न ट्रेसिंग, यानी कि वो देख पाएगा कि
आसानी से पैटर्न ट्रेसिंग को अनुमति देता है, यानी कि वो आसानी से देख पाएगा किस तरह से पैटर्न कहाँ पे काटना है, कहाँ पे नहीं काटना है। उसे पता चलता रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है कपड़े में, वो फ्लावर का आधा हिस्सा कट गया। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को ईजिली ऑब्जर्व करके तब कट लगा पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है Which tool is essential for accurately measuring the circumference of the body part of the fashion design? यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति आपकी यहाँ पे आया है और आपको उसका एक्यूरेट मेज़र लेना है, क्या एक्यूरेट मेज़र लेना है, ठीक है, एक्यूरेट मेज़र लेना है, तो फैशन डिज़ाइनर को बॉडी के पार्ट का मेज़र लेना है और सरकमफेरेंस लेना है। क्या लिखा है? सरकमफेरेंस लेना है। तो उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमेशा उसको मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टेलर स्केल के बारे में, नीडल्स के बारे में और कैंची के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टेलर्स स्केल, यानी कि जो टेलर के पास जो पटरी होती है, स्केल होती है, उसका क्या मुख्य कार्य होता है? मेजरमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ नीडल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हेमिंग एंड जनरल सिविंग, यानी कि हेमिंग एक प्रक्रिया होती है, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया, बस आप इसे ऐसे ही पढ़ लें। हेमिंग और जनरल सिविंग, जनरल सिविंग मतलब एक सामान्य सिलाई के लिए किस टाइप की नीडल का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना, यूनिवर्सल नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिंकिंग शीयर्स इन सिविंग, यानी कि सिलाई में पिंकिंग कैंची का क्या काम होता है? तो याद रखना, मुझे भी नहीं पता क्या काम होता है, बट क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पिंकिंग जो कैंची होती है उसका काम होता है जिगजैग इड्स, यानी कि जिगजैग किनारों को निर्माण करना। क्या? जिगजैग किनारों का निर्माण करना। इसको शायद मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीजर्स इज सुटेबल फॉर इंट्रिकेट कटिंग इन सिविंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कैंची सिलाई में जटिल कटाई के लिए उपयुक्त है? एम्ब्रॉयडरी सीजर, याद रखना, एम्ब्रॉयडरी सीजर। जब इंट्रिकेट कटिंग की बात करें, क्या इंट्रिकेट कटिंग की बात करें, तब आपको याद रखना है एम्ब्रॉयडरी सीजर। क्या? एम्ब्रॉयडरी सीजर। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अ टेलर्स स्क्वायर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी कि एक दर्जी का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? पैटर्न ड्राफ्टिंग पैटर्न के लिए। किसके लिए? ड्राफ्टिंग पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रेसिंग व्हील इन सिविंग, यानी कि सिलाई में ट्रेसिंग व्हील का क्या काम होता है? मेकिंग फैब्रिक, यानी कि कपड़े को चिन्हित करने में। मार्किंग यहाँ पे लिखा मैंने, मेकिंग पढ़ा, सॉरी फॉर दैट। मार्किंग द फैब्रिक। आपका यहाँ पे जो सीविंग व्हील है वो क्या करता है? कपड़े पे चिन्ह लगाता है, मार्क करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पॉइंट करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ नीडल इज आइडियल फॉर द सीविंग निट्स एंड स्ट्रेच फैब्रिक। ये क्वेश्चन शायद मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। क्वेश्चन कहता है बुनाई और खिंचाव के कपड़े सिलाई के लिए किस प्रकार की सुई आदर्श है, यानी कि अच्छी मानी जाती है? तो याद रखना, जो वॉल पॉइंट नीडल होती है वो बुनाई और खिंचाव वाले कपड़ों के लिए, सिलाई के लिए उपयोगी की जाती है। स्ट्रेच मतलब खिंचाव वाले, और निट्स मतलब बुनाई। बुनाई करने के लिए कौन सी प्रकार की सुई का इस्तेमाल किया जाता है? वॉल पॉइंट नीडल। याद रखना, क्या? वॉल पॉइंट नीडल। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले करके आप इन डायग्राम्स को, जैसे वॉल पॉइंट नीडल जो होती है उसका फिगर यानी कि डायग्राम आप इंटरनेट पे देखें तो उसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। जो एम्ब्रॉयडरी सीजर्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है? क्या एम्ब्रॉयडरी सीजर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? एम्ब्रॉयडरी जो सीजर होता है वो कर्व्ड टिप्स काटती है। क्या करती है? कर्व्ड टिप्स बनाती है। जो कैंची होती है, कैंची पे जब आप देखोगे इस वाली पे एम्ब्रॉयडरी सीजर बना तो कुछ इस प्रकार से सी से बने होंगे। क्या? सी। वो जो कपड़ा काटेगा ना, उस कपड़े में ऐसे से गोल गोल करके डिजाइन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन कटिंग फैब्रिक ऑन द बायस व्हाट शुड बी कंसीडर, यानी कि पूर्वाग्रह के कपड़े काटने पर क्या विचार किया जा सकता है? स्ट्रेचनेस, यानी कि खिंचा हुआ आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है विच सीजर आर डिजाइंड फॉर कटिंग पैटर्न एंड फैब्रिक स्मूथली, यानी कि
पैटर्न और कपड़ों को सुचारू रूप से काटने के लिए कौन सी कैंची की डिजाइन की गई है? तो याद रखना ड्रेस मेकर शीयर्स। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है द टर्म नोशन इन सीविंग रिफर्स टू, यानी कि सिलाई में धारणा शब्द का अर्थ क्या होता है? नोशन का मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मॉल सीविंग टूल्स एंड एसेसरीज। जब भी नोशन शब्द की बात की जाए तो उसका मतलब है छोटे छोटे सिलाई करने के लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो, और उसको उसकी सहायता करने वाले जो भी टूल्स होते हैं उनको हम बोलेंगे नोशन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोटेटरी कटिंग इन स्विंग, यानी कि सिलाई में रोटरी कटर का प्राथमिकता क्या होती है? तो याद रखना कटर की बात की गई है तो कटर क्या करेगा? कट करेगा किसको? फैब्रिक कट करे, क्योंकि हम फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग में कपड़े ही काटने होते हैं, हाथ पैर किसी के नहीं काटने होते। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच पर्सनैलिटी टाइप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज आउटगोइंग सोशल एंड इंथुसिज्म। ठीक है, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, किस व्यक्ति प्रकार को अक्सर आउटगोइंग सामाजिक और उत्साही रूप में वर्णित किया जाता है? बहुमुखी, यानी कि एक्सट्रोवर्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिविजुअल विद टाइप ए पर्सनैलिटी आर नॉन फॉर बीइंग, टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को इसके लिए जाना जाता है कम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस, कम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अ पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पैथी कॉपरेशन एंड डिजायर फॉर हार्मनी लाइक हैज अ, यानी सहानुभूति सहयोग और सद्भाव की इच्छा की विशेषता वाले व्यक्ति की संभावना क्या रहेगी? वह रहेगी वह व्यक्ति मिलनसार रहेगा, यानी कि हर व्यक्ति से मिलने की इच्छा उसके अंदर बनी रहेगी, उसको एम्बाइबल पर्सनालिटी बोलेंगे। अगला प्रश्न रहेगा आपका कि विच पर्सनालिटी ट्रेट इज एसोसिएटेड विद बीइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड, यानी कि व्यवस्थित संगठित और विस्तारण उन्मुख होने के साथ कौन सा व्यक्तित्व गुण से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिटिकल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिविजुअल्स विद एन एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी आर ऑफन, यानी कि अभिव्यंजक व्यक्ति वाले व्यक्ति अक्सर कैसे होते? आउटगोइंग एंड रचनात्मक। ठीक है, आउटगोइंग एंड क्रिएटिव। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये सेम क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं, इसका सेकेंड फॉर्म है उसी टाइप का। विच पर्सनैलिटी टाइप इज लाइकली टू वैल्यू स्टेबिलिटी लॉयल एंड टीम वर्क, यानी कि एक ऐसा किस व्यक्ति के प्रकार की स्थिरता वफादारी और टीम वर्क को महत्व देने की संभावना है? वही व्यक्ति जो एम्बाइबल होगा, यानी कि मिलनसार की अपने अंदर वो रखता होगा, काबिलियत रखता, हर व्यक्ति से मिलजुल करके रहने की जो व्यक्ति चीज़ें रखता होगा, ये गुण उसी व्यक्ति के अंदर होंगे कि वो स्थिर होगा, वफादारी होगी उसके अंदर और टीम वर्क को कर पाएगा। अगला क्वेश्चन अ पर्सन विथ अ ड्राइवर पर्सनैलिटी इज टिपिकली, ड्राइवर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आमतौर पर कैसा होता है? मुखर और लक्षण उन्मुख, असर्टिव एंड गोल ओरिएंटेड, यानी कि ड्राइवर की बात यहाँ पे इस वजह से लगभग की जा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिस अपने गोल पे जिस अचीवमेंट पे जाना चाहता है सिर्फ वहीं पे फोकस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही असर्टिव एंड गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने गोल के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुझान व्यक्त कर रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा रुझान उस साइड को दिखा रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहता है इंडिविजुअल्स विद डोमिनेंट पर्सनैलिटी आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को अक्सर इस प्रकार चित्रित किया जाता है, कैसे? असर्टिव एंड डेसिव, यानी कि प्रमुख और निर्णायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग पैटर्न प्लानिंग फॉर क्लॉथ, ये टॉपिक रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैटर्न इन स्विंग। ठीक है, सिलाई में पैटर्न का क्या उद्देश्य है? सिलाई में पैटर्न का उद्देश्य रहता है कि वो कपड़ों की डिज़ाइन करें, कपड़ों को डिज़ाइन करने के लिए पैटर्न मतलब वही डिज़ाइनें जो होती हैं जो हम ढेर सारे तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, चाहे एल बनाए, गोला बनाए, लाल पीला नीला बनाए, उसको पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न बनाने का मेन पर्पस क्या रहता है कि कपड़ों को हम डिज़ाइन कर पाए, सेम ना, टू डिज़ाइन द गारमेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग पैटर्न मेक मार्किंग्स ऑनटू फैब्रिक। यानी कि कपड़े पर जब भी आप एक मार्किंग कर रहे हो, जब भी कोई पैटर्न बना रहे हैं, तो जो फैशन डिज़ाइनर है या टेलर है वो किस चीज़ से चिन्ह लगाएगा, तो याद रखना वो अपनी चौक से लगाएगा। किससे? चौक से लगाएगा। उसके पास एक चौक होती है, उससे चिन्ह लगाता है क्योंकि वो आसानी से मिट जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, इन पैटर्न ड्राफ्टिंग व्हाट डज द टर्म डार्ट रिफर टू। ठीक है, पैटर्न ड्राफ्टिंग में डार्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो अब हम देखेंगे इस एक सेकेंड, ये कलर चेंज हो गया सबका, पता नहीं कैसे, ये सही भी नहीं हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है कि ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है छोड़ते हैं इसको। हाँ, तो हम कर रहे थे यहाँ पे चौक से हो गया था। पैटर्न देखो, अब मैं यहाँ के क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में यहाँ पर टिक करूँगा, आप ध्यान देना, ठीक है। कोई डार्क कलर ले लेते हैं, येलो, ठीक है। हाँ, तो पैटर्न ड्राफ्टिंग में डार्ट शब्द का क्या अर्थ होता है। अब शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें याद ही रखना पड़ेगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस शब्द का ये अर्थ है, अ टैपर्ड सीम यूज्ड फॉर शेपिंग, यानी कि आकार देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पतला सीम, जिसको हम डार्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लानिंग फॉर क्लोथ कटिंग एंड गारमेंट मेकिंग। यानी कि परिधान बनाने में कपड़ा काटने की योजना बनाने की प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यानी कि जब हम कोई कपड़ा, कुछ भी मतलब कपड़ा बनाने जा रहे होते हैं, उसमें काटना, जो हम काटने की योजना बनाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि भाई देखो, हम कपड़े इस क्यों काटते हैं, उसको उसकी प्लानिंग क्यों करते हैं कि पहले दाएं से काटेंगे, बाएं से काटेंगे, पहले ऊपर हाथ की बनावट बनाएंगे, नीचे पैरों की बनावट बनाएंगे, ताकि हम अपने कपड़े की बर्बादी कम से कम करना पड़े। अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न कहता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रेन लाइनेस इन द पैटर्न ड्राफ्टिंग। यानी कि पैटर्न ड्राफ्टिंग में ग्रेन लाइन का उद्देश्य क्या होता है। तो ग्रेन लाइन का जो उद्देश्य होता है, अलाइनिंग पैटर्न पीसेस विद द फैब्रिक थ्रेड्स, यानी कि कपड़े में धागे के साथ पैटर्न के टुकड़ों में संरेखित करने का कारण काम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, व्हेन कटिंग फैब्रिक व्हाट इज द स्लीव एड्स। यानी कि कपड़े काटते समय स्लीव एज क्या है। ठीक है, तो जो स्लीव एड्स होता है कपड़े काटने के टाइम पे, उसका मतलब ये होता है कि द फिनिश्ड एड्स ऑफ द फैब्रिक, यानी कि कपड़े का तैयार किनारा। अब इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पता, बट इसको दिमाग में रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका ये आंसर हो, क्योंकि मैंने कोई फैशन डिजाइनिंग का ऐसा कोई कोर्स किया हुआ नहीं है। बच्चों की डिमांड थी क्वेश्चन कराए जाए, तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर एक दो क्वेश्चंस रॉन्ग हो या फिर कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स हों तो उन्हें प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट डज ईज मीन इन द पैटर्न मेकिंग एंड कटिंग। यानी कि पैटर्न बनाने में और काटने में आसानी शब्द का क्या मतलब, क्या इज मीनिंग इन द पैटर्न मेकिंग एंड कटिंग। पैटर्न बनाने और काटने में आसानी का क्या अर्थ है। यानी कि आरामदायक फिट के लिए अतिरिक्त कपड़े की मात्रा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर कंफर्टेबल फिट। ठीक है, अगला प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, इन गारमेंट मेकिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ मुस्लिन और टोइल। परिधान बनाने में मलमल या टाइल का उद्देश्य क्या होता है। तो टू टेस्ट द फिट ऑफ ए पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न के फिट का परीक्षण करने के लिए। अगला टॉपिक एंड शायद लास्ट टॉपिक, कलर थ्योरी, बेसिक एंड सेकेंडरी कलर थ्योरी है। इन द कलर व्हील व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। अब देखो, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो प्राइमरी जो कलर व्हील है उसमें जो प्राइमरी कलर्स हैं कौन कौन से होंगे। तो याद रखना, रेड ब्लू येलो, क्या रेड ब्लू येलो होते हैं, इनको याद करके ही जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा पाओगे, सीधा आपका एक नंबर चला जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि क्या होता है जब पूरक रंगों को एक दूसरे के बगल में रख दिया जाता है, वो एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने ये एक पीला खींच दिया, क्या पीले कलर का खींचा, और एक यहाँ पे हरा कलर उसके बगल में खींच दिया। अब देखना, हरा खींचा था, पीला खींचा है, सॉरी फॉर दैट। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो, पिंक और ग्रीन था ना, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे ना तो पिंक दिख रहा होगा आपको, ना तो ग्रीन दिख रहा होगा।
यानी कि उस पार्ट में उस कलर का जो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसका असर खत्म हो गया उस जगह पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ द रेड एंड ब्लू, यानी कि लाल और नीले रंग को बराबर भागों में मिलाने पर क्या परिणाम होगा। क्या होगा? नीले और लाल, चलो मिला के देख लेते हैं। मेरे में तो नीला कलर है ही नहीं है। सॉरी, मेरे में नीला कलर नहीं तो मैं लिखा के मिला के दिखा देता क्या रिजल्ट होगा। तो जब हम नीला और लाल को मिक्स करेंगे तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। स्काई ब्लू एंड स्काई, ये ब्लू मिल गया, ठीक है। सॉरी, नहीं हो रहा है कुछ, थिकनेस कम थी शायद, अभी भी नहीं हो रहा। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो याद रखना कि रेड एंड ब्लू को जब भी आप मिक्स करोगे, क्या रेड एंड ब्लू को जब भी आप मिक्स करोगे, रेड एंड ब्लू को जब भी आप मिक्स करोगे तब आपका पर्पल बनेगा। क्या बनेगा? पर्पल बनेगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच टर्म डिस्क्राइब्स कलर दैट आर एडजेंट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, यानी कि कौन सा शब्द उन रंगों का वर्णन करता है जो रंग पहिया पर एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, तो उनको एनालॉगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉगस बोलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सेकेंडरी कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ ब्लू एंड येलो, यानी कि वो कौन सा कलर बनेगा जब हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स लेंगे। किसका? ब्लू एंड येलो का। ब्लू एंड येलो का, ब्लू और येलो का हम जब इक्वल पार्ट लेंगे तब आपका कौन सा कलर बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया तो अभी देखो ग्रीन बन गया ना, ब्लू। अभी मैंने क्या किया देखो, जैसे ग्रीन येलो लिया, किसकी बात की गई, येलो और ब्लू कलर की बात की गई ना। मैंने येलो कलर लिया, मैं इस पर ब्लू मिक्स कर दूंगा। क्या करूंगा? इस पर ब्लू मिक्स कर दूंगा। देखो हो नहीं रहा है, कुछ इशू आ रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है अभी कलर्स की थोड़ी सी। अभी इसमें देखो यहाँ पे ग्रीन हुआ है थोड़ा सा ऊपर, मैंने देखा। जैसे यहाँ पे मैंने येलो लिया और इसमें क्या मिक्स करना है, ब्लू। जब हम इसमें ये देखो ग्रीन हो गया, हुआ ना ग्रीन, तो आपका आंसर ग्रीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द टर्म ह्यूज रिफर टू इन कलर थ्योरी, यानी कि रंग सिद्धांत में ह्यू शब्द का क्या अर्थ है। तो आप देख पाएंगे द प्योर स्टेट ऑफ अ कलर, यानी कि एक रंग की शुद्ध अवस्था को ह्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यू बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एलिमेंट्स ऑफ डीइंग एंड प्रिंटिंग टाई एंड डाई। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन आपका पढ़ेगा वो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेंट्स इन द डाइंग प्रोसेस, यानी कि रंगाई प्रक्रिया में मॉडरेट का उद्देश्य क्या होता है। टू फिक्स एंड इनहांस कलर, क्या फिक्स एंड इनहांस कलर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक पड़ा हुआ, आप जाकर के उसे देख लें। और जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।